नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया है कि आरबीआई 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड भारत सरकार को देगी, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट डिविडेंड होगा। उम्मीद ये थी कि आरबीआई लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास भारत सरकार को डिविडेंड के रूप में देगी, बट जितनी उम्मीद थी उससे 1.3 गुना ज्यादा आरबीआई द्वारा डिविडेंड भारत सरकार को दिया जा रहा है, जिसके बाद भारत सरकार के सामने एक डायलेमा क्रिएट हो रहा है। वहीं उसी तरफ S&P जो कि एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, इसके द्वारा कहा गया कि अगर भारत सरकार इस डिविडेंड का प्रयोग फिस्कल डेफिसिट को हटाने में करती है तो ऐसी कंडीशन में भारत की रेटिंग या कहूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी की रेटिंग इंप्रूव होगी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर भारत में अच्छे निवेश आ पाएंगे। अब ये सब कैसे होगा उसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। अगर आप कहोगे कि यार सर सेंटर्स पे हमको क्या बेनिफिट प्राप्त होगा, आपको कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी यूपीएससी की, जहां पर 360 डिग्री सिलेबस कवर कराया जाएगा, ऐसे आंसर राइटिंग टेस्ट, इन सब चीजों की प्रैक्टिस कराई जाएगी, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिससे टॉपर्स निकल रहे हैं। आप देख सकते हो ये जितने भी टॉपर्स हैं ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के टॉपर्स हैं, ये किसी टेस्ट सीरीज के नहीं है, किसी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के नहीं है, बल्कि हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं। आप चाहते हो तो आप भी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, अगर मैं बात करूं आरबीआई की, तो पहले तो सवाल ये उठता है कि आरबीआई भारत सरकार को डिविडेंड देगा क्यों और ये डिविडेंड होता क्या है। देखो, अगर मैं आरबीआई की बात करूं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसे बनाने की बात आई थी 1934 में, जहां पर शुरुआत में ये प्राइवेट कंपनियों के द्वारा पैसे को पुल किया गया था और उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था। हालांकि भारत के आजाद होने के बाद में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया और उसके बाद आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि आज के समय पे आरबीआई नेशनलाइज है, यानी कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की है। आरबीआई का मालिक कौन है? गवर्नमेंट। अब किसी कंपनी के अंदर अगर आपके शेयर होते हैं तो वो कंपनी हर साल आपको डिविडेंड देती है। मतलब कोई भी कंपनी जो अपना बिजनेस कर रही है वो अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड के रूप में अपने मालिकों को देती है, अपने शेयर होल्डर्स को देती है। ठीक उसी तरीके से आरबीआई भी डिविडेंड जो है वो भारत सरकार को देगा अपने प्रॉफिट में से। पर बात आती है आरबीआई का प्रॉफिट क्या? देखो, आरबीआई कई सारे काम करता है, जैसे आरबीआई की दूसरी कंट्रियों के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी खरीदता है, फॉरेन सिक्योरिटी भी खरीदता है, उससे उसको प्रॉफिट मिलता है। आरबीआई नोट छापता है, नोट छापने में पैसा लगता है, पर उस नोट की वैल्यू जितनी है ना उसके मुकाबले वो पैसा कम होता है। ऐसी कंडीशन में वहां पे उसको प्रॉफिट हो जाता है। दूसरी बैंकों के ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाने में उसको प्रॉफिट हो जाता है। दूसरी बैंकों को लोन दिया जाता है रेपो के फॉर्म में, उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है वो आरबीआई के पास में आता है। मतलब आरबीआई के मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जहां से आरबीआई के पास पैसा भी आता है। वहीं आरबीआई खर्चा भी करता है, जैसे आरबीआई उसके स्टाफ को पैसा देगा, जितनी फैसिलिटीज है उसमें लाइट वगैरह को लगाने के अंदर, पेपर के नोट के पेपर लाने में, इंक लाने में, इन सारी चीजों के अंदर खर्चा होगा, पर ये खर्चा कम है एज कंपेयर टू जितनी उसकी इनकम है, जिसके कारण से आरबीआई का प्रॉफिट बहुत ह्यूज है। और इस प्रॉफिट में से आरबीआई जो है वो हर साल डिविडेंड के रूप में भारत सरकार को पैसे देती है। अब भारत सरकार का हमेशा से कहना यह रहा है आरबीआई को कि हमको डिविडेंड ज्यादा दो, थोड़ा सा आरबीआई अपने पास में कंटिजेंट के लिए, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पैसे रख ले और बचा हुआ पैसा डिविडेंड के रूप में हमको दे दे, जिसके लिए काफी कॉन्फ्लिक्ट भी चले। पिछले गवर्नर जो आरबीआई के थे उर्जित पटेल जी, कई सारे इश्यूज के अलावा भी थे, ये वन ऑफ द इशू था जिसके कारण से उनको रिजाइन करना पड़ा। अब रिसेंटली आरबीआई द्वारा सबसे बड़ा डिविडेंड, अभी तक का हाईएस्ट डिविडेंड भारत सरकार को दिया जा रहा है 2.1 ट्रिलियन रुपीज, यानी कि 2,10,874 करोड़ रुपए का डिविडेंड आरबीआई देगी। अब अगर आप देखोगे तो ये अभी तक का हाईएस्ट डिविडेंड है जो आरबीआई द्वारा दिया जाएगा। अब आरबीआई का अगर ये डिविडेंड है तो इसे ही हम लोग अगर बजट के अंदर लगा के देखें तो ये हमारा बजट है,
गवर्नमेंट का जो पूरा बजट होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू पार्ट, एक होता है कैपिटल पार्ट। कैपिटल पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो, कोई फैसिलिटी बनी हो, कोई नई कंपनी खुल गई हो। वहीं रेवेन्यू वाला पार्ट जो होता है वो ऐसा पार्ट होता है जो कैपिटल नहीं है, उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। ये रेवेन्यू वाले पार्ट के अंदर जो इनकम आती है उसके अंदर हम कहते हैं कि रेवेन्यू रिसीट, और जो खर्चा होता है उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो रेवेन्यू रिसीट है वो भी टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में आती है और नॉन टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में आती है। ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है इसी के अंदर आप देखना आपको प्रॉफिट और डिविडेंड दिखा देगा, यानी कि कंपनियों के जरिए जो सरकारी कंपनी है उनसे जो प्रॉफिट हो रहा है, उनसे जो डिविडेंड आ रहा है वो गवर्नमेंट की इनकम है, रिसीट है ना, इनकम है। अब अगर आरबीआई ने 2.1 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड गवर्नमेंट को दिया है तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी। गवर्नमेंट की अगर इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट का, यानी कि किसी भी वर्ष में जो ओवरऑल बजट है उसके अंदर रेवेन्यू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट माइनस बोरोविंग, ये होता है फिस्कल डेफिसिट। यही फिस्कल डेफिसिट के अंदर हमारा खर्चा तो जितना है उतना ही है, रेवेन्यू रिसीट बढ़ गई जिसके कारण से बजट रिसीट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और बजट रिसीट के बढ़ने की वजह से ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट जो है वो भारत का कम होगा। और अगर भारत का फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो एसएनपी करके कंपनी का कहना क्या है कि भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटी की रेटिंग बढ़ेगी। अब बात आती है ये भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटी की रेटिंग है क्या? तो देखो होता क्या है कि हर साल भारत सरकार को भी पैसे चाहिए होते हैं जिसके लिए भारत सरकार लोन लेती है। अब वो दूसरी कंट्रियों में जाके लोन लेने की बजाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है। हर देश ये काम करता है कि वो अपनी खुद की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है। हर एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी की एक रेटिंग होती है जो इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा दी जाती है। भारत की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनकी रेटिंग दूसरी कंट्रियों के मुकाबले कम है। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो रेटिंग है फिच रेटिंग में वो है BBB, वहीं दूसरी तरफ यूएस की देखोगे तो AA+ है। वेस्टर्न कंट्रियों की जनरली रेटिंग ज्यादा होती है, जबकि आप देखोगे तो भारत ने कभी भी अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर डिफॉल्ट नहीं किया है। हम लोग बराबर रूप से इन्वेस्टर्स को पैसा रिटर्न करते हैं, जिनसे हम बोरो करते हैं उनको पैसा रिटर्न करते हैं, और उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स भी हम लोगों ने बनाए हुए हैं। उसके बावजूद भी भारत की रेटिंग जो है वो हम लोगों को कम देखने को मिलती है। वहीं यूनाइटेड किंगडम जो कि रिसेशन में है उसकी रेटिंग A+ है। जापान जहां पर भी रिसेशन आया था उसकी रेटिंग A है। भारत की रेटिंग BBB है जो कि अपने आप में काफी कम रेटिंग देखने को मिलती है। अब जब भारत की रेटिंग कम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल से निवेश आता है वो कम होता है। क्योंकि सीधी सी बात है, आप सोचो कि आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हो, आप सोच रहे हो कि इन्वेस्ट करना है, आपने सोचा कि किसी देश की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूंगा, तो आप कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करोगे? जिसकी रेटिंग अच्छी हो। या फिर आप सोचो कि आपको मूवी देखने जाना है और आपको डिसाइड करना है कि मूवी देखूं या नहीं देखूं, तो आप क्या करोगे? उसकी रेटिंग देखोगे। ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी की रेटिंग देख के इन्वेस्टमेंट होते हैं। पर आप यहां क्लियरली देख सकते हो कि भारत की रेटिंग जो है वो कम है। कुछ बार ये कहा जाता है कि देखो ये जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं ये बायस्ड हैं। वहीं रेटिंग एजेंसी का कहना यह है कि भारत का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है जिसके कारण से हम लोगों को भारत की रेटिंग जो है वो कम रखनी पड़ रही है। वहीं अगर हम लोग इसी चीज को देखें तो भारत का फिस्कल डेफिसिट जो है वो वैसे तो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष हमारा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा था क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 आया था, जिसके कारण से हमारी इनकम कम हुई थी, खर्चा ज्यादा हो रहा था। जिसके बाद में आप देखोगे तो फिस्कल डेफिसिट लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट और कम होगा तो S&P कंपनी ने कहा है कि भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटी की रेटिंग जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब अगर रेटिंग बढ़ेगी तो क्या होगा? सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर ज्यादा लोग निवेश करेंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर ज्यादा लोग निवेश करेंगे तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के साथ में जो बोरोइंग कॉस्ट है सरकार की वो कम हो जाएगी। मतलब अगर कम लोग निवेश करते हैं तो ऑब्वियसली ब्याज जो है वो ज्यादा देना पड़ता है ताकि ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, क्योंकि रेटिंग कम है। अगर रेटिंग बढ़ जाएगी तो हमको ये लोक लुभावन तरीके नहीं अपनाने पड़ेंगे, हमको कम ब्याज देना पड़ेगा। तो ओवरऑल रूप से लो बोरोइंग कॉस्ट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हम लोगों का बढ़ जाएगा, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। वहीं
ट्रेड रिलेशन दूसरे देशों के साथ में इंप्रूव होंगे, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ठीक होगा, हमारे देश की रेटिंग अगर ठीक होगी तो ऑब्वियसली दूसरे देश जो है वो हमारे साथ में व्यापार करने में और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है ये रेटिंग एक पैरामीटर है जिसके आधार पर दूसरे देश की इकोनॉमी को जज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 10 कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।